Hello everyone, I am Justina Paris and I welcome you all to today's news discussion जो है 11th July 2024। आज हम important articles देखेंगे द हिंदू and द इंडियन एक्सप्रेस से। तो चलिए शुरू करते हैं। The first article that we see is with regard to World Population Day जो 11th July है। आज का important day है because आज है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। तो आज में आप देखोगे द हिंदू में 2 या 3 आर्टिकल्स दिए गए हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन डे से संबंधित। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी कंबाइन ऑल द इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और हम यहां पे डिस्कस करेंगे, राइट। सो नाउ लेट्स सी, फर्स्टली अगर हम देखें वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, व्हाट इज द डेट? 11th जुलाई को ये सेलिब्रेट किया गया है। ओके नाउ किसने प्रपोज किया था ये? द प्रपोजल वाज बाय डॉक्टर के.सी. ज़कारिया। नाउ व्हाई वाज 11th जुलाई ओनली डिसाइडेड एज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे? व्हाई नॉट एनी अदर डे? इट इज बिकॉज ये जो दिन है 11th जुलाई, ओके, दैट इज इन द ईयर 1987 में अगर हम बात करें, वी रीच द पॉपुलेशन ऑफ 5 बिलियन। ठीक है, 5 बिलियन का पॉपुलेशन was achieved on that particular day, इसीलिए 11th July holds very important and therefore हम देखते हैं 1989 से it was celebrated on all the days, okay, by the UNDP, United Nations Development Program. So we're going to understand also about the UNDP. We're also going to understand certain important facts जो आपको पता होना चाहिए because again very important questions can come. Why so? Because which is the most populated country in the world? That is India. ठीक है, India is the world's most populated country in the world. हमने सरपास किया है कौन से कंट्री को? चाइना को। Now what is the total population in the world? कितना है total population? It is about 8.1 billion. ये total world का population है। और इंडिया की बात करें, what is India's population? It is said it is about 1.44 billion. ठीक है, तो अगर मैं इसको नंबर में लिखूं, पता है कितना आता है ये? So this is about इतने सारे जीरोस होते हैं, तो इतना ज्यादा हमारा है पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, बट 9 zeros दैट यू रिमेंबर, राइट। तो हम देखेंगे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो दिखे गए हैं आज के आर्टिकल में, राइट। सो लेट्स सी विद रिगार्ड टू दिस व्हाट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो पहला हम देखते हैं, जैसे हमने देखा हमारा पॉपुलेशन कितना है, 1.44 बिलियन, राइट। अदरवाइज वी कैन ऑल्सो राइट इट एज 144 करोड़। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। यहां पे हमको कुछ फैक्ट्स बताए गए हैं इस आर्टिकल में, जैसे कि अगर हम TFR की बात करें, पॉपुलेशन यानी कि हम किस पे फोकस्ड है? रिप्रोडक्शन लेवल्स, कितना ज्यादा हम रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। तो उसके लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है TFR, दिस इज टोटल फर्टिलिटी रेट। तो अकॉर्डिंग टू द रीसेंट डेटा हमारा TFR है 2.0। ठीक है, वी हैव कम टू बिलो 2, सो 2 इज द TFR रेट। इनफैक्ट अगर हम देखें इसके पहले 1992 की अगर हम कंपेयर करें, इट वाज अबाउट 1992 में इट वाज अबाउट 3.4। ओके ना, ये TFR क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ TFR? दिस इज द एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन, okay, that are likely to be born or born to a woman, okay, that is average number of children कितना पैदा करती है, okay, born to a woman, that is your TFR rate in her lifetime, जितना होता है that is that, okay. So sometimes you have it in point, जैसे 3.4 हुआ करता है। So what is this point for? Because we know कि कुछ बच्चे क्या होते हैं, they get aborted और they are still born होते हैं, पैदा होने के पहले ही मर जाते हैं। तो ये सब हम काउंट करके we get this particular number. So it is what? 2.0 प्रेजेंटली अगर हम कहें 2021 का जो हमारा डेटा है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, राइट। हमारा इंडिया जो गवर्नमेंट है वो भी डेटा निकालता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, तो उन्होंने बताया है 2। Which is the state that has the highest total fertility rate? That is Bihar. ठीक है, according to the NFH it is 3. Whereas जो स्टेट सबसे कम प्रोड्यूस करता है that is सिक्किम, जिनका TFR रेट कम है about 1.1.
तो ऐसे हमने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखे हैं. नाउ देयर इज आल्सो वन एस्पेक्ट दैट इज गिवन, दैट इज रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट. रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट. ओके, सो रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट क्या है? जब ये TFR जो है, इफ इट इज 2.1, इसको हम कहते हैं रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट. What is the definition or what is the meaning of replacement fertility rate? It is the average number of children a woman needs to produce. कितना woman को produce करना है ताकि वो करंट जो लेवल है, करंट यू कैन से करंट पॉपुलेशन लेवल है, इसको रिप्लेस करे. राइट, सो वी नो दैट हाउ मच ही शुड प्रोड्यूस, बिकॉज इस जनरेशन में मरेंगे. राइट, इस जनरेशन में देयर विल बी डेथ्स. तो इसको रिप्लेस करने के लिए, डेथ्स को रिप्लेस करने के लिए कितना और प्रोड्यूस करना है, दैट इज मेंशन्ड इन रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी लेवल. सो दैट इज हाउ मच? 2.1. तो अगर ये हमारे पास डेटा है दैट आवर TFR इज गोइंग बिलो द रिप्लेसमेंट लेवल, दैट इज 2. व्हाट डज दिस मीन? इसका क्या मतलब है कि TFR 2 है, रिप्लेसमेंट 2.1 है. व्हाट डज दिस मीन? इट मीन्स कि अभी हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं ये कम है एज कंपेयर टू द वंस दैट आर एक्चुअली बीइंग रिप्लेस्ड. ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है? रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट बताता है, दिस इज जस्ट 2.1. इट सेज दैट जनरेशन इज नॉट प्रोड्यूसिंग इनफ. जनरेशन जो है प्रोड्यूस नहीं कर रही है, कम है ना, तो इसलिए बता रहा है कि जनरेशन हमारी ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर रही है टू रिप्लेस इटसेल्फ. So that is the important aspect that we understand from the TFR and the RF, that is replacement fertility rate. Now यहाँ पे कुछ important facts याद रखना है कि जब भी fertility rate, ठीक है, is equal to the replacement rate, that is very good because population is stable, है ना. कितना मर रहे हैं या उतना ही replace हो रहे हैं, उतना ही produce कर रहे हैं. So that is a balance. But in case if it is going below, that means क्या है? ज्यादा मर रहे हैं लेकिन कम produce हो रहे हैं. अगर ये ज्यादा है, इसका मतलब क्या है? TFR ज्यादा है एज कंपेयर टू रिप्लेसमेंट रेट. व्हाट डज दिस मीन? दैट मीन्स ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं लेकिन कम रिप्लेस हो रहे हैं, यानी कि पॉपुलेशन एक्सप्लोड हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है. सो ऑल दिस इज व्हाट वी अंडरस्टूड इन द एडिटोरियल्स दैट आर गिवन. जो अगला एडिटोरियल है ये भी बताया है. स्पेसिफिकली अगर हम बात करें इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, आर्टिकल मेंशन किया है कि इंडिया में भी हम देखते हैं क्या गवर्नमेंट को करना चाहिए. ठीक है, हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है इनको मीट करना है हमको 2030 में. बट अगर हमारा पॉपुलेशन लेवल्स एक्सप्लोड हो रहा है, एक्सीड हो रहा है, वी नीड टू फाइंड वेज. तो यहाँ पे गवर्नमेंट के अलग अलग इनिशिएटिव्स है, मनरेगा जैसी स्कीम्स है, जननी सुरक्षा योजना है जो कैश बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है महिलाओं को, राइट, तो प्रेग्नेंट वुमेन को. सो ऑल ऑफ दीज आर द इनिशिएटिव्स टू काउंटर द चैलेंजेस ऑफ the increasing population. तो यहाँ हमको कुछ important aspects पता चल रहे हैं in the article. Now I told you, let's also understand about the United Nations Development Program. ये जो प्रोग्राम है कुछ static information समझेंगे. Let's understand. ये establish कब हुआ था? 1966 में by the United Nations General Assembly. ओके, तो एलिमिनेट करना है इनको पॉवर्टी. दे वांटेड टू एस्टैब्लिश सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसीलिए SDGs इन्होंने ही लेके आए हैं. SDGs का टारगेट कब है? 2030. ठीक है, कितने SDGs है? 17 SDGs है, 17 ऐसे गोल्स हैं जो टारगेट करते हैं हम. सो यहाँ पे 3 फोकस एरिया: सस्टेनेबल डेवलपमेंट, गवर्नेंस अच्छा होना चाहिए, पीस होने चाहिए एंड क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड यहाँ पे हम देखते हैं. दैट इज द मेजर फोकस एरियाज ऑफ द UNDP. इनका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? इनका हेडक्वार्टर्स है न्यूयॉर्क USA में. एंड ये रिपोर्ट्स भी देते हैं, अलग अलग रिपोर्ट्स देते हैं, जैसे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट गोल्स हमने देखा भी है, इंडिया का परफॉर्मेंस कैसा रहा है. तो दीज आर द मेजर रिपोर्ट्स दैट वी ऑल्सो सी. एंड अगर फंडिंग की बात की जाए तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि फंडिंग जो है दैट इज मेनली बाय द वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम इट्स ओन मेंबर कंट्रीज. तो खुद डोनेशंस जो कंट्रीब्यूट करते हैं तो इससे ये फंड्स जनरेट करते हैं. So even in the next article that we see, we are understanding about
द सेम थिंग वो द वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफिकली बताया है कि चेंज कैसे हुआ इंडिया 27 ईयर्स अगो और अभी की बात करें 44% बढ़ा है। यानी पहले 100 था, 100 करोड़ था, वी वर पॉपुलेशन 1 करोड़, अभी क्या है, आवर पॉपुलेशन हैज गॉन टू 144 करोड़, राइट। सो यहाँ पे वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट विल द इम्पैक्ट्स बी। क्लाइमेट चेंज, पॉपुलेशन ज्यादा है, स्ट्रेन पड़ेगा रिसोर्सेज पे, लैंड पे, अलग अलग चीजों पे, तो ये सब ही बताया है दैट एंड व्हाट द गवर्नमेंट नीड्स टू डू। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दैट वी हैव सीन इन द आर्टिकल। आई ऑल्सो वुड लाइक टू हाईलाइट सम इंफॉर्मेशन जो एडिटोरियल में बताया गया है। वन इज अबाउट द ग्लोबल with regard to the global hunger index, ठीक है। तो ये मेंशन किया गया है आर्टिकल में ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में। जो रैंक है इंडिया का वो है 111, ठीक है, 111, एंड दैट इज ऑल्सो कैन बी रिलेटेड टू द आर्टिकल टुडे। व्हाई? बिकॉज पॉपुलेशन जितना बढ़ेगा उतना डिमांड होगा फूड के लिए, है ना। और अगर हम देखें सप्लाई हमारा लिमिटेड होगा तो सप्लाई को हमको इंक्रीज करना चाहिए। एंड अगर इफ एट ऑल इफ वी से द सप्लाई इज नॉट इंक्रीजिंग, लिमिटेड ही रहा, देन इट इज गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम्स ऑफ न्यूट्रिशन, मैल न्यूट्रिशन, है ना। लोगों के पास खाना नहीं होगा। तो इंडिया का जो रैंक है ना, हम देखते हैं इट इज वेरी लो, इट इज जस्ट 111 आउट ऑफ 125, ठीक है। हमारा रैंक जो है ये बहुत कम है और यहां पे हमको वर्क करना चाहिए, इज व्हाट द आर्टिकल ऑल्सो मेंशंस। इस आर्टिकल में भी हमको कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स बताए गए हैं, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया इंडिया का पॉपुलेशन। यहां पे वी ऑल्सो हैव मैल्थस, ओके। सो वंस अगेन लेट मी क्विकली मेंशन, यहां पे बताया गया है मैल्थस, ओके। सो मैल्थस क्या कहता है? मैल्थस जो है, थॉमस मैल्थस है इनका नाम, ही इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ पॉपुलेशन, ओके। सो सम इंपॉर्टेंट जीके फैक्ट ये आप याद रखो, नाम क्या है? थॉमस मैल्थस। सो मैल्थस मेंशन किया है and therefore you can expect questions also with regard to father of population GK perspective से, ओके। सो इन्होंने आइडिया दिया था कि 2200 years ago और ऑफ हिज प्रेजेंट डे फॉलोअर्स इन द वेस्ट, पॉपुलेशन जो ग्रो होगा दैट विल बी मोर देन द फूड ग्रोथ, ओके। व्हाट डिड मैल्थस थियरी से? कि पॉपुलेशन जो है ये इतना ज्यादा ग्रो होगा एज कंपेयर टू फूड, फूड मे बी विल बी stable, right? So we need to increase our, not just increase our food production, but also limit our population, okay? Otherwise there will be a catastrophe, a problem, ठीक है। तो ये हमने कुछ important facts देखे हैं आज के editorials में। Let's now proceed to the next article, which is with regard to caste census, ओके। नाउ कास्ट सेंसस की अगर हम बात करें, बहुत सारी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी आते हैं आज के आर्टिकल से, सो समझते हैं। इट इज सेंस ओनली व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट्स मैनेज्ड, ठीक है। ये कौन बताता है? पीटर ड्रकर। पीटर ड्रकर सेज ओनली क्या आप मेजर करते हो वही आप मैनेज कर सकते हो, राइट। जैसे बच्चों को कितना मैं क्लास में मेजर कर सकती हूँ या मैं देख सकती हूँ, only then I can manage the students. If I don't know about how many students are weak in my class, how many students that are clever, I will not be able to manage, ठीक है। तो इसीलिए गवर्नमेंट में भी ये ये इम्पैक्ट होता है। Now what is the government's role or how does government come into this? गवर्नमेंट में कितने सारे women है, कितने सारे मेल्स हैं, कितने बिलो पॉवर्टी लाइन है, कितना इनकम ज्यादा है। अगर गवर्नमेंट के पास ये डेटा होगा, ये रिकॉर्ड होगा, won't it be better for the government to bring about different other programs for the people, right? जो marginalized है, जो tribals है, इनके लिए it will be able to get better policies, better schemes. So therefore it is very important and that's why the quote is very fitting. ठीक है, only what gets measured gets managed. Now let's understand why, that is the reason why we have census in the country, है ना। सेंसस जो है इसीलिए होता है। सेंसस क्या होता है? गिनती, where there are some people coming to your house asking कि कितने मेल मेंबर्स हैं, फीमेल मेंबर्स हैं, एजुकेशन क्या है ना, इनकम क्या है। तो दिस ऑल इज टेकन फ्रॉम द गवर्नमेंट, ताकि गवर्नमेंट बेटर पॉलिसीज लेके आए, टारगेट करे, अलग स्कीम्स लेके आए फॉर द पॉपुलेशन।
इनफैक्ट अगर हम देखें जर्मनी के सेंसस में, ठीक है, दे डू नॉट एन्यूमरेट पीपल बाय रेस, ओके, यानी कि रेस, और यहाँ पे ब्लैक्स भी है, ब्लैक कम्युनिटी भी है, ओके, दैट इज मेंशन इन द डेटा। तो यहाँ पे अगर ये डेटा कलेक्ट नहीं करती है गवर्नमेंट, व्हाट इज द प्रॉब्लम, वहां पे उन लोगों के लिए डेवलपमेंट नहीं होता, दे विल बी डिसएडवांटेज। सो ऑल ऑफ दिस इज मेंशन्ड ब्यूटिफुली इन दिस आर्टिकल टुडे। नाउ लेट्स गेट बैक। Okay, article is mainly focusing on caste census, but caste census समझने के पहले let's also understand some important facts about census. ठीक है, जो हमारा पहला census की अगर हम बात करें, it happened in 1872, but this was not official. जो official census था that happened in 1881. Okay, तो official census of India अगर question आता है, the answer is 1881. Okay, and this was then understood कि 10 साल में, हर 10 साल में we will have this गिनती to be done, this census to be done. कौन सी मिनिस्ट्री इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी? The ministry will be Ministry of Home Affairs. ठीक है, Ministry of Home Affairs रिस्पॉन्सिबल होगी, और इसके लिए अलग एजेंसीज भी बनाए गए हैं। एजेंसीज की अगर हम बात करें, वी कैन नोट डाउन द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, राइट, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया। ओके, तो ये कौन है? रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया, ये रिस्पॉन्सिबल हो गए इंप्लीमेंट करने के लिए अबाउट द कास्ट सेंसस और द अबाउट द सेंसस इन जनरल। ठीक है, सो सेंसस में आपको पता होता है कि डेमोग्राफी क्या है, लोगों की कितने एज ग्रुप में आते हैं, 15 to 64 कितने एज ग्रुप है, 15 से यंग कितने हैं। सो वी कम टू नो अबाउट द डेमोग्राफी, वी ऑल्सो नो अबाउट द इनकम लेवल्स ऑफ द पीपल, वी ऑल्सो नो अबाउट द कल्चर ऑफ द पीपल। तो ये सब हमको इंफॉर्मेशन मिलता है थ्रू द फॉर्म ऑफ अ सेंसस। सेंसस के लिए एक्ट भी है, द सेंसस एक्ट। Okay, the Census Act. 1 minute, let me just write it again. 1948 का ये एक्ट है, ठीक है। Census Act is of which year? 1948. So ये हमने देखा सेंसस कैसे होता है। लास्ट सेंसस कब हुआ था? लास्ट सेंसस था 2011 में, ठीक है। अगला सेंसस होने वाला था 2021 में, बट वी नो कोविड हैपेंड, है ना, तो इसीलिए इसको पोस्टपोन किया। फिर हमारे अभी इलेक्शंस भी हुए, तो इसीलिए वी सीन द सेंसस हैड बीन पोस्टपोन्ड। सो दिस इज इन द कॉन्टेक्स्ट विद रिगार्ड टू सेंसस। बट आर्टिकल जो है ये सेंसस के अलावा कुछ और बताता है, दैट इज कास्ट सेंसस। ठीक है, नाउ अगर हम देखें विद रिगार्ड टू हिस्ट्री, कास्ट सेंसस, व्हाई कास्ट सेंसस इज इंपॉर्टेंट या क्रिटिसिज्म क्या है ये देखते हैं। कास्ट जो है इट प्लेज अ वेरी की रोल इन आवर इंडियन सोसाइटी, ये की स्ट्रक्चर प्ले करता है, राइट। मोस्ट इवन अभी की बात करें, वी स्टिल हैव मैरिजेस डिपेंडिंग ऑन द कास्ट, क्या कास्ट है ना, ये पूछते हैं अभी भी। सो कास्ट इज वन सच की सोशल स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन सोसाइटी। Now we understand caste जो है played a very important role and even plays an important role in the current times. Why? अगर आप वोटिंग की बात करो, again choice of the candidate is also dependent on the caste of that candidate, है ना। So vote bank politics होता है caste में, so they remember or they see which is the candidate कौन सा caste का है तो वोट करेंगे, मुद्दे उठाएंगे, they will say that I will ensure कि आपको रिजर्वेशन मिले। सो रिजर्वेशन के लिए भी हम देखते हैं देयर आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स वेयर कास्ट इज केप्ट द मेजर फोकस, इसीलिए इलेक्शंस भी उसी मुद्दे में फाइट करते हैं। बट दैट इज ऑल द एस्पेक्ट्स इफ यू टॉक अबाउट, ठीक है। ये क्रिटिसिज्म होता है कि कास्ट सेंसस क्यों नहीं होना चाहिए। ये कास्ट सेंसस में यू आर मेनली अंडरस्टैंडिंग द कास्ट डेमोग्राफी ऑफ योर कंट्री और योर स्टेट। तो अगर हम देखते हैं कास्ट सेंसस के दूसरे साइड में, दैट व्हाई कास्ट सेंसस शुड हैपन, दैट इज आल्सो मेंशन्ड इन द आर्टिकल टुडे। कास्ट सेंसस इज रिक्वायर्ड ताकि आप रिजर्वेशन जो है उन लोगों को दोगे जो अंडर प्रिविलेज्ड है, जो डिसएडवांटेज है, जो वल्नरेबल है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे कास्ट होते हैं, सब कास्ट होते हैं दैट हैव नॉट गॉट द बेनिफिट्स। ठीक है, ओनली सम ऑफ द ग्रुपिंग्स हैव गॉट।
तो उनको ये पहुंचाने के लिए we need to have the proper गिनती, we need to have the proper numbers to understand कितने हमारे कास्ट्स है या कितने हमारे सब कास्ट्स है. सो दिस इज द एस्पेक्ट where we understand कि कास्ट सेंसस क्यों होना चाहिए, है ना. वी नीड टू नो द प्रॉपर न्यूमेरिकल डेटा, वी नीड टू अंडरस्टैंड क्रीमी लेयर का क्राइटेरिया क्यों होना चाहिए, कि कितने लोगों को अलाउ करना चाहिए ये रिजर्वेशन पाने के लिए, राइट. सो दैट इज द वेयर गवर्नमेंट्स ऑल्सो गेट अ प्रॉपर डेटा, ताकि बहुत सारे ग्रुपिंग्स ऐसे रिजर्वेशन मांगते हैं, जैसे अगर हम मराठास की बात करें, अगर हम जाट्स की बात करें, वेयर दे आस्क फॉर रिजर्वेशन. सो अगर हमारे पास डेटा होगा देन वी विल एबल टू टेक द क्लेम्स बेस्ड ऑन दिस. तो इसीलिए हम देखते हैं दिस इज अ पॉजिटिव ऑफ हैविंग कास्ट सेंसस. क्या कोई स्टेट ने कास्ट सेंसस किया है? ओके, क्या कोई स्टेट ने कास्ट सेंसस किया है? तो अगर हम देखें हिस्ट्री, अगर हम थोड़ा पीछे जाते हैं 1931 में, ठीक है, 1931 वी हैड caste identities. We need to understand the castes that are there back then, right? So 1931, 2011 maybe we also see that it was allowed, ठीक है, by the SECC, Socio-Economic Caste Census. You must have heard this, SECC. लेकिन ये जो 2011 में Social Economic Caste Census आया, that was not under the Census Act of 1948. ये इस एक्ट के थ्रू नहीं आया. Why so? It is because कास्ट जो है इट इज नॉट अ पैरामीटर. जैसे मैंने कहा जेंडर, कौन सा आप जेंडर हो, कितना आपका कौन सा डेमोग्राफी में, कौन सा एज ग्रुप में आता है, ये सब आपको गवर्नमेंट पूछती है. कास्ट इज नॉट अ पैरामीटर, तो इसीलिए ये इस एक्ट के थ्रू नहीं आया. सो आर्टिकल में बताया है दैट देयर वर लिमिटेशंस ऑफ द SECC दैट वाज देयर इन 2011. लिमिटेशंस ये था कि ये जो है कौन से मिनिस्ट्री के अंदर हुआ था, ये बिकॉज दिस डिडंट कम अंडर कास्ट एक्ट ऑफ 1948, इट केम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड अर्बन डेवलपमेंट. रूरल डेवलपमेंट एंड अर्बन डेवलपमेंट, ठीक है. तो ये इसके थ्रू आया था, जिसके कारण हम देखते हैं इनके पास उतना एक्सपर्टीज नहीं थी, इतना नॉलेज नहीं था जिनके पास हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, दे हैव द RC और रजिस्ट्रार जनरल और द सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया. इनके पास एक्सपर्टीज होती है सर्वे कैसे लेने के लिए. इनका जो क्वेश्चनर था वो भी सही नहीं था, इट वाज वेरी ओपन एंडेड क्वेश्चंस. सेंसस में क्या होता है, क्वेश्चंस पूछते हैं, तो ये भी इनका क्वेश्चनर और सब ठीक नहीं था, जिनके कारण उनको पता नहीं, they were not able to get as much information. Now there is one more act. ये act का नाम है Collection of Statistics Act, ठीक है, Collection of Statistics Act. ये 2008 का एक्ट है, Collection of Statistics Act, just as something to remember. तो ये अलाउ करती है स्टेट्स को डेटा कलेक्ट करने के लिए. Now if you know, सेंसस जो है ये यूनियन लिस्ट में आता है, यानी कि किसके पास अथॉरिटी है, सेंटर के पास अथॉरिटी है. बट बिकॉज ऑफ द 2008 कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एक्ट, you allow the state governments also to have this kind of a collection of the data. तो कौन से स्टेट ने किया है? We have Bihar, that was the first state to have a caste census. बिहार, ठीक है. अभी आंध्र प्रदेश भी कर रही है, that is going to be the second state to actually have data collected based on caste. तो ये हमने पूरा आर्टिकल देखा है with regard to the caste census. Let's proceed to the next article. Now this is again a very interesting article. Interesting यही है कि हमारे जो forces हैं, Central Armed Police Force, which is ITBP, Indo-Tibetan Border Police Force, तो इन्होंने 108 kg गोल्ड बिस्किट्स सीज किए हैं नियर द चाइना बॉर्डर. तो स्मगलिंग हो रहा था और ये सीज किए हैं 108 kg biscuits, okay, gold biscuits. So very shocking data that we have, but we have been able to take it. Now let's understand about this ITBP because questions आ सकते हैं, तो समझते हैं कि इनका कुछ static information. So ITBP की अगर हम बात करें, इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस फोर्स, तो ये जो है इट इज वन ऑफ द सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स. तो कितने ऐसे सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं? ये है 7. We are going to see all of them just in a minute, but remember there are 7 of them, so it's one of the 7. ये जो है मेनली ट्रेंड है इन माउंटेन फोर्सेस बिकॉज वी नो द टेरेन इन द रीजन जहां पे बॉर्डर है. ओके, ये किस बॉर्डर के बीच में? इंडो टिबेटन, यानी चाइना के लिए
ये फोर्स इंपॉर्टेंट है। इंडिया और चाइना के बॉर्डर में कौन सी फोर्स तैनात है? इट इज द आईटीबीपी। ओके, ऑलराइट। नाउ 1962 में ये इसका ओरिजिन हुआ। 1962 स्पेसिफिकली, दैट इज बिकॉज वी नो द इंडो चाइना वॉर हुआ था, है ना, इंडो चाइना अग्रेशन हुआ था। सो इन द वेक ऑफ दैट वी हैड अ स्पेशल फोर्स टू गिव देम प्रॉपर एक्सपर्टीज विद रिगार्ड टू माउंटेन। तो स्ट्रक्चर और टेरेन वो ऐसा ही है, माउंटेन, तो ये प्रॉपर ट्रेंड है उस रीजन के लिए, उस ज्योग्राफी के लिए। इसके अलावा हम देखते हैं स्टेटस क्या है। इट वाज फर्स्टली अंडर द सीआरपीएफ एक्ट, बट इन 1992 इनको एक स्पेशल एक्ट में, दैट इज आईटीबीपी-एफ एक्ट, यानी इंडो टिबेटन पुलिस बॉर्डर पुलिस फोर्स एक्ट में बताया गया था। इनका मोटो है शौर्य, धृत्य, कर्मा, निष्ठा, विच मीन्स वैलर, डिटर्मिनेशन, डिवोशन टू ड्यूटी। ठीक है, सो दिस इज द मोटो ऑफ दिस पुलिस फोर्स। और कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आती है ना, यहाँ पे स्टूडेंट्स रॉन्ग करते हैं या उनको कंफ्यूजन होता है। रिमेंबर, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के नहीं आती है, ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में। वाई सो? बिकॉज हम देखते हैं ये पुलिस जो है सेंट्रल पुलिस फोर्सेस है, राइट? दे आर नॉट आर्मी, दे आर पुलिस फोर्सेस। ओके, पुलिस फोर्सेस, दैट्स व्हाई वी अंडरस्टैंड इट इज कमिंग अंडर द होम अफेयर्स। इट इज कमिंग अंडर द होम अफेयर्स। ठीक है, सो नाउ लेट्स प्रोसीड एंड अंडरस्टैंड अबाउट द अदर एस्पेक्ट्स अबाउट इट। तो यहाँ पे हम देखते हैं 7 सिक्योरिटी फोर्सेस हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। कौन से ऐसे मिनिस्ट्रीज? क्विकली लेट्स हैव अ रिविजन। फर्स्ट इज आसाम राइवल्स। आसाम राइवल्स जो है, कच्चर लेवी कहते थे इनको, तो ये है इंडो म्यांमार के बॉर्डर में। किसके बॉर्डर में? इंडो म्यांमार के बॉर्डर में। देन वी हैव बीएसएफ। बीएसएफ जो है हमारा पाकिस्तान बॉर्डर में। Okay, so now we know that पहले बांग्लादेश also was a part of Pakistan, East Pakistan and West Pakistan. So इसीलिए पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, ठीक है, तो ऐसे याद रखना, इसीलिए दोनों के लिए बीएसएफ फोर्सेस है। इसके बाद अगर हम देखें एसएसबी, एसएसबी जो है इट इज फॉर बोथ नेपाल एंड भूटान। ठीक है, यहाँ पे कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है ना, फ्रेंडली नेबर्स है हमारे यहाँ पे, तो इसीलिए दोनों के लिए एक ही फोर्स एसएसबी। आफ्टर दैट वी हैव इंडो टिबेटन बॉर्डर। व्हाट डिड वी जस्ट डू? इंडो चाइना, राइट? तो चाइना के बॉर्डर पे वी हैव द आईटीबीपी। देन वी हैव, समझते हैं एनएसजी के बारे में। एनएसजी 1986 में बना। Now why 1986? Because 1984 में we had ऑपरेशन ब्लू स्टार, रिमेंबर दैट, राइट? तो यहाँ पे टेररिज्म को काउंटर करने के लिए एक स्पेशल फोर्स है। तो दिस इज स्पेसिफिकली फॉर टेररिज्म, एंटी टेररिस्ट स्ट्राइक्स करने के लिए, है ना। तो इसीलिए जब मुंबई में भी जो अटैक्स हुए थे, टेरर अटैक्स हुए थे ताज में, so that time also NSG was involved terrorism के लिए, so they are more trained than the other forces. Apart from that, CISF and CRPF. CISF की बात करें, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी है, तो ये आपके क्रिटिकल इंफॉर्मेशन या क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये फोर्स इंपॉर्टेंट है। कैसे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं? जैसे कि वी हैव योर एयरपोर्ट्स, वी हैव योर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, और वी हैव योर सी पोर्ट्स। तो इसके लिए CISF, यू विल सी ऑफिसर्स, CISF का टैग होगा जब आप एयरपोर्ट जाएंगे, यू विल सी दिस पर्टिकुलर ऑफिसर्स। एंड फाइनली CRPF, ये जब क्राउडिंग होता है, राइट्स होते हैं, दंगे होते हैं, तो ये फोर्सेस, सेंटर के ये फोर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल। देखो स्टेट में भी पुलिस फोर्सेस होते हैं, राइट? दिस इज additional forces that are in the mainly operating under the center, under the Ministry of Home Affairs, because state के अलग होते हैं, ये स्पेशल के चीजों के लिए ट्रेंड होते हैं, सेंट्रल चीजों के लिए ट्रेंड होते हैं. दैट इज वाई मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. ऑलराइट, सो वी हैव सीन वेरी वेल विद रिगार्ड टू द ITBP एंड द CAPF. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द नेक्स्ट इशू जो है द हिंदू में दिया था. What is this about? This is about FCRA. FCRA का full form है Foreign Contribution Regulation Act. Now, why is this act needed? What is the purpose of this act? ये समझते हैं पहले, then we will understand the context of it. तो FCRA क्या करता है? ये नाम से पता चल रहा है कुछ रेगुलेट करता है. क्या रेगुलेट करता है? फॉरेन के कॉन्ट्रीब्यूशंस.
तो क्या हो रहा था, वी वर गेटिंग गुड फंड्स फ्रॉम आउटसाइड सोर्सेस, ठीक है, और ये फंड्स क्या कर रहे थे, ये एनजीओस के दे रहे थे या मे बी दे मीडिया कंपनीज. नाउ दे आर मेनली टारगेटिंग दिस एनजीओस ताकि वो गवर्नमेंट के खिलाफ काम करे. ओके, तो ये गलत चीजों के लिए यूज कर रहे हैं. सो इसीलिए ये जो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस है इसको रेगुलेट करना, it was very found important. That means they wanted to ensure that जो फंड आ रहे हैं ये हमारे sovereignty, ये हमारी integrity को टारगेट नहीं कर रहे हैं, right? They are not working against the government. So all of these were the reasons why they brought about this act. और ये कब हुआ था इंट्रोड्यूस? ये हुआ था 1976 में, in the wake of emergency. ठीक है, तो इसीलिए हम देखते हैं ये एक्ट बना ताकि वो व्हाट, टू एंश्योर कि जो हमारा फंड्स आ रहे हैं इंडिया में ये इन्फ्लुएंस ना करे पॉलिटिक्स, ओके, और सोशल और पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, रिलीजियस डिस्कशंस. ठीक है, इट शुड बी फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, नॉट फॉर गोइंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट. So here we had the FCRA 1976 में इसको एस्टैब्लिश हुआ था. ये फर्दर अमेंडमेंट भी किया था 2010 में और 2020 में. ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्री देखती है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड मोर अबाउट दिस. तो आर्टिकल में क्या बताया है? आर्टिकल ये बताया है कि रिसेंटली जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने रजिस्ट्रेशन को रद्द किया है. नाउ व्हाट रजिस्ट्रेशन आर वी टॉकिंग अबाउट? सो अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर एक्ट, ठीक है, अगर आप एक एनजीओ हो और आपको फॉरेन फंड्स मिल रहे हैं, ठीक है, आपको फॉरेन फंड्स मिल रहे हैं, एनजीओ को मिल रहे हैं, तो ये जो है, फर्स्टली अंडरस्टैंड, ये जो एनजीओ पहले इसको रजिस्टर करना है. इट नीड्स टू बी रजिस्टर्ड. ओके, तो इसको एक लाइसेंस मिलेगा एंड इसके बाद ही वो फॉरेन फंड्स उसको मिल सकती है. ये जो फॉरेन फंड्स है ये एक स्पेसिफिक अकाउंट, एसबीआई का जो अकाउंट है न्यू दिल्ली के ब्रांच में, सिर्फ यही ये फंड्स आ सकती है, कहीं दूसरे डायरेक्ट फंड्स नहीं आ सकती है. यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी करना है कि ये फंड्स जो आ रहे हैं ये किसके लिए यूज होंगे. दे नीड टू एंश्योर कि कैसे खर्च हो रहा है, ये सब भी बताना है आपको गवर्नमेंट को. ठीक है, सो ऑल ऑफ दिस इज द एस्पेक्ट्स व्हेन वी टॉक अबाउट द फॉरेन कंट्रीब्यूशन को रेगुलेट कर रहे हैं. सो व्हेन आई टोल्ड यू दैट ये रजिस्टर करते हैं एनजीओस, किसको रजिस्टर करते हैं, कहां रजिस्टर करते हैं? ये रजिस्टर करते हैं हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में. ओके, एंड they can also, you can say, suspend your registration. They can also remove your licenses. तो किसके पास ये पावर है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. ठीक है, तो अभी क्या आर्टिकल है? आर्टिकल कहता है कि ये जो है CACIM, ओके, और इवन सेंटर फॉर फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी, CFA, ठीक है, तो ये जो है इनका जो रजिस्ट्रेशन है इसको क्या किया है? कैंसिल किया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने. नाउ व्हाट इज द इश्यू? यहां पे दो चीजें हैं. ओके, नाउ फ्रॉम इफ यू टॉक अबाउट द एनजीओ साइड, ओके, ये जो ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन के साइड से अगर हम बात करें, ये इन्होंने प्रोटेस्ट किया था अबाउट प्रोजेक्ट दैट वाज ऑपरेटेड बाय द अडानी ग्रुप. कच्छ गुजरात में स्पेशल इकोनॉमिक जोन में ये ऑपरेट कर रही थी. सो दैट वाज मेनली हाईलाइटेड बाय दिस एजेंसी, बाय दिस एसोसिएशन, कि ये एनवायरमेंट के लिए हजार्डियस है. इट इज एनवायरमेंटल हजार्ड, इट इज अ हेल्थ रिस्क फॉर द पब्लिक. तो ये इन्होंने बताया था, बट मिनिस्ट्री कह रही है दैट वाज नॉट द रीजन व्हाई वी हैव टेकन योर लाइसेंस. मिनिस्ट्री कहती है बिकॉज इन्होंने फाइलिंग्स जो है, उनका टैक्स फाइलिंग्स है, रिटर्न्स है, ये इनकरेक्ट किए थे, इसीलिए हमने इसको ले लिया है, इसलिए हमने कैंसिल कर लिया है. सो दिस इज व्हाट द डिबेट इज ऑफ द आर्टिकल और द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द आर्टिकल दैट वी हैव सीन. सो दिस इज ऑल विद रिगार्ड टू द FCRA. लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल. तो ये जो आर्टिकल है, सेंटर ने कहा है स्टेट्स को कि जो कैडेवर्स है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैडेवर? कैडेवर मीन्स डेड बॉडी. ठीक है, सो क्या होता है? डेड बॉडी के जो ऑर्गन्स है दैट कैन बी यूज्ड. ठीक है, सो दैट इज व्हाट द सेंटर इज आस्किंग कि आप ज्यादा से ज्यादा इंश्योर करो, ठीक है, ड्राइव्स करो, अवेयरनेस कैंपेन्स करो, दैट ऑर्गन्स है किसी के काम आ सकते हैं, राइट? द वंस हु आर अलाइव, अगर दे हैव सम ऑर्गन फेलियर, दे कैन यूज दीज ऑर्गन्स, है ना, नहीं तो ऐसे ही ये वेस्ट होंगे.
सो देयरफॉर दे से दैट कैडेवर डोनेशंस को और भी इंपॉर्टेंस देना चाहिए और भी अवेयरनेस होना चाहिए ताकि लोग आए सामने, सो दैट दे कैन गिव द ऑर्गन्स आफ्टर द डेथ. ठीक है, सो दैट इज व्हाट द आर्टिकल सेज. नाउ सम इंपॉर्टेंट जीके फैक्ट्स, राइट. जीके यहां पे फैक्ट है कि August 3 को इज इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे. इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे. ओके, जो वर्ल्ड का ऑर्गन डोनेशन डे है दैट इज August 13th. Okay, this is World Organ Donation Day. This is August 3rd, which is Indian Organ Donation Day. So why did we celebrate on August 3rd? Because in India, the first donation or the first transplant, हार्ट ट्रांसप्लांट था, वो August 3rd को हुआ था. इसीलिए August 3rd को हम मानते हैं as Indian Organ Donation Day. Okay, तो यहाँ पे हम कैंपेन्स चलाएंगे is what is mentioned. Okay, कौन सी मिनिस्ट्री करेगी? डेफिनेटली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, राइट. तो ये आपको याद रखना है. और कैंपेन चलाएंगी, अवेयरनेस कैंपेन चलाएंगी, दैट इज अंगदान जन जागरूकता अभियान. ठीक है, ये करेगी ताकि अवेयरनेस बढ़े, स्टेट्स में अवेयरनेस बढ़े, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा डोनेशंस करने लगे. ऑलराइट, नाउ लेट्स गेट बैक टू इंडिया में कौन सा लॉ है फॉर ऑर्गन डोनेशंस. लेट्स अंडरस्टैंड दिस. तो एक्ट की अगर हम बात करें, द नेम ऑफ द एक्ट इज ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट. कौन सा एक्ट है? 1994 का. इसको अमेंड भी किया गया था 2010 की. अगर हम बात करें अमेंडमेंट के थ्रू, वी हैव अ न्यू बॉडी दैट केम. द बॉडीज नेम इज नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गेनाइजेशन, नोटो. ठीक है, नोटो जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर काम करता है. ठीक है, एंड इट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग, ठीक है, थिंग्स विद रिगार्ड टू नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन. तो उसके लिए जो काम करता है इंडिया में, दैट इज दिस ऑर्गेनाइजेशन. ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो क्या क्या काम करता है? ये इंश्योर करता है प्रोक्योरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन. प्रोक्योर तो एक लिस्ट होता है where you can add your name if you want any organ, है ना. तो ये सब जो सेंट्रलाइजिंग काम करता है, दैट इज दिस पर्टिकुलर बॉडी. इनके अंदर दो सच डिविजन्स होते हैं. फर्स्ट डिविजन इज नेशनल ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिमूवल एंड स्टोरेज नेटवर्क. सो ये अपने पास डेटाबेस रखता है ताकि इट विल take about the organs that are going to be donated, okay, that who are ready to donate and the ones that are requiring it. तो इसके पास ये पूरा एक नेटवर्क होता है इस एजेंसी के पास. एंड दूसरा एजेंसी, दिस इज नेशनल टिश्यू बैंक, ऑल्सो कॉल्ड एज नेशनल बायोमटीरियल सेंटर. ठीक है, तो यहाँ पे अगेन इफ यू रिक्वायर सम टिश्यूज, राइट, मे बी बर्न्स होते हैं तो टिश्यू स्किन बर्न्स होते हैं, तो अगर आपको टिश्यूज की भी जरूरत है तो ये स्पेसिफिक बैंक है नेशनल टिश्यू बैंक. यहाँ पे भी रिसर्च और सब भी होता है. इनफैक्ट रिसेंटली करंट अफेयर्स में भी था कि इंडियन आर्मी ने स्टार्ट किया है स्किन बैंक. ठीक है, तो ऐसे करके रिलेट करो यहाँ पे भी स्किन बैंक के बारे में, यानी कि जो मिलिट्री ऑफिशियल्स को भी स्किन बर्न होता है ना, ऑल ऑफ दैट, दे ऑल्सो लूज देयर ऑर्गन्स एंड टिश्यूज. सो इसके लिए उन्होंने सेपरेटली स्किन बैंक स्टार्ट किया. किसने? Indian Army ने. So remember this aspect also. So this was with regard to this act. Let's proceed to the next article. This is with regard to an interesting article जो है, प्रोटेस्ट चल रहे हैं अरुणाचल प्रदेश में. गवर्नमेंट ने अरेस्ट भी किया है 2 एंटी डैम एक्टिविस्ट को. तो ये था आर्टिकल. अभी कहाँ पे डैम है, डैम का नाम क्या है ये भी देखते हैं. डैम का नाम है अपर सियांग प्रोजेक्ट. अपर सियांग प्रोजेक्ट. सियांग इज ऑल्सो रिवर, राइट. तो अपर सियांग प्रोजेक्ट में वी आर हैविंग 11,000 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट. ठीक है, तो ये बड़ा प्रोजेक्ट हम स्टार्ट करेंगे अरुणाचल प्रदेश में. ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में. एंड रिमेंबर यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं बिकॉज इट इज गोइंग टू लीड टू लॉस ऑफ लाइव्स, इट इज गोइंग टू लॉस ऑफ जॉब्स, इट्स गोइंग टू डिस्प्लेस पीपल, इट इज ऑल्सो गोइंग टू क्रिएट स्ट्रेन ऑन द एनवायरमेंट. तो ये सब के लिए पीपल आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट. गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है? गवर्नमेंट कहती है कि ये पावर लेके आएगा, बट दैट इज नॉट द ओनली ऑब्जेक्टिव. नॉट जस्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, बट देयर इज ऑल्सो वन सच अदर इनिशिएटिव. व्हाई द गवर्नमेंट इज हैविंग दिस? इट इज बिकॉज ऑफ आवर फ्रेंड चाइना. ठीक है, तो चाइना जो है ये भी सैंगपो में, सैंगपो
यहां पे डैम एक सुपर डैम कंस्ट्रक्ट कर रही है, ठीक है। तो यहां पे भी वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट स्टैब्लिश कर रही है, और इनका ये जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है इट इज कॉल्ड एज सुपर डैम। वाई सुपर डैम? बिकॉज हमारा कितना है 11,000 मेगावाट, इनका है 60,000 मेगावाट, ठीक है। तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है ये, दिस इज सेड दैट इट इज 3 times of the highest project, it is given 3 times that of the largest hydro project on the planet। वर्ल्ड में ये हाईएस्ट होगा और 3 गुना ज्यादा होगा, that is mainly Three Gorges Dam। Okay, so this is all the important aspects and therefore we understand ऐसे questions कहां से कैसे आएंगे कि आपको which is the world's largest dam, you can expect also questions with regard to Siang, ठीक है, and that is why we are having protest in this particular region। तो ये था important aspects and important चीजें of this article। Let's proceed to the almost last article of the day, which is the Hannibal Directive। Hannibal Directive। Now what is Hannibal Directive? ठीक है, ये डायरेक्टिव कौन देता है पहले ये समझते हैं। कौन सी कंट्री का है ये? इजराइल का है। तो इजराइल का जो ये डायरेक्टिव है ये क्या बताता है? Now this is saying कि whatever it is you do, but आप जो आपके ऑफिशियल्स है, आपके जो सोल्जर्स है वो कैप्चर करने ना दो। चाहिए तो आप मारो, सिविलियंस को मारो, मिलिट्री पर्सन्स को मारो, बट टू एंश्योर दैट द सोल्जर्स आर नॉट कैप्चर्ड। इसको क्या कहते हैं? हैनिबल डायरेक्टिव। इसको हैनिबल प्रोसीजर भी कहते हैं। सो यू कैन रीड दैट द हैनिबल डायरेक्टिव, इट इज एन एम to preempt politically painful prisoner swaps by immediately eliminating everyone in the vicinity of a captive Israeli soldier, even it poses a risk on the soldier himself। यानी कुछ भी करो, we will not ensure that the Israeli soldier is captured। उसको कैसे भी रिहा कर दो, ठीक है। उसके लिए मारना है, मारो। That is what the Hannibal Directive is। ये नाम जो है हैनिबल, ये कैसे आया था? इनफैक्ट अगर हम देखें, दिस इज जनरल, हिज नेम वाज हैनिबल, ठीक है। उन्होंने खुद को मारा था बिकॉज ही वांटेड, बिकॉज देयर वाज अ पॉसिबिलिटी कि उनको कैप्चर करें, ठीक है। तो उन्होंने कैप्चर होने के पहले खुद को शूट किया था। सो दैट इज व्हाई वी हैव द नेम हैनिबल डायरेक्टिव। सो दैट कुड बी द रीजन व्हाई द नेम इज। एंड अगर हम देखें, ये हैनिबल डायरेक्टिव जो है 1985 का एक जिब्रिल अग्रीमेंट था। जिब्रिल अग्रीमेंट में क्या हुआ? वी ट्राई टू डू अ प्रिजनर स्वैप। हु ट्राई टू डू? द इजरायली। तो यहां पे क्या हुआ? पैलेस्टीन प्रिजनर्स थे 1150 इजरायली पैलेस्टीन प्रिजनर्स थे, उनको एक्सचेंज किया केवल 3 इजरायली सोल्जर। सो यू अंडरस्टैंड द लाइफ ऑफ द सोल्जर हियर, दैट वाज कंसिडर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये था आज के आर्टिकल्स में, बहुत सारे इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स हमने देखे हैं। डोंट फॉरगेट टू वॉच द 20 क्वेश्चंस बिकॉज दैट इज गोइंग टू एंश्योर कि आपने जो भी पढ़ा आज के न्यूज में, यू कैन रिवाइज दैट थ्रू द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।